हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल द गाइड एक्सप्रेस में। और आज की जो सेशन होगी एसएससी जीडी स्पेशल होगा 2021, जिसमें हम लोग टारगेट रखते हैं कि 25 में 25 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो ये आज का पहला पेपर सेट होगा और पहले पेपर सेट का यहाँ ऑफलाइन टेस्ट हुआ और ऑनलाइन भी टेस्ट हुआ। तो आप अगर इस टेस्ट को दे चुके हैं और अपना मार्क्स जान चुके हैं या कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं, तो आज मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जिनके पास पेपर नहीं है, तो इस पेपर का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वहां से आप पूरे पेपर को प्राप्त करके सॉल्व करिए और बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया √7 माइनस √5 और बटा में क्या दिया है कि √7 प्लस √5। अब बताइए कि ऐसे सवाल को हम करते क्या है, बिल्कुल करते क्या है, इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। और परिमेयीकरण करेंगे तो इसके चिन्ह को यानी बेस का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो ये 7 हो जाएगा, माइनस √5 हो जाएगा और बटा में फिर से वही चीज को हम दोबारा से बटा में लिख देते हैं। अब देखिए ये रेशनलाइज हो गया। अब आप देखिए कि ऊपर वाला वर्ग है, यानी वर्ग है, किसका वर्ग है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं भाई, a² प्लस b² माइनस 2ab, ऐसा लिखते हैं क्या, a² b² माइनस 2ab लिखते हैं क्या। और नीचे वाला सूत्र क्या लगेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो भाई ऐसे ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता क्या है, तो a² माइनस b²। और ये दोनों सूत्र को अगर याद रखते हैं तो इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले तो ये a² b² और 2ab लिखेंगे। तो अगर √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 प्लस 5 और माइनस 2 √7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। और a² b² करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 माइनस 5, मतलब ऊपर अगर देखें तो आ गया 12 माइनस 2 √35 और बटा में आ गया 2। अगर इसको काट दे तो ये 6 और 1, यानी उत्तर आपका आ गया 6 माइनस √35। यही सवाल का आंसर होगा जो कि ए होगा। आप समझ पा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड में भी करेंगे क्योंकि यह एक टारगेट है और टारगेट में हमें ये रखना है कि हर सवाल को कैसे सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा आराम से आप सीखिए, धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कीजिए कैसे हमें करना है। फिर से मैं समझाता हूं। देखिए है कुछ नहीं, कोई दम नहीं है। आप ऐसा समझिए कि अगर यहाँ पे सेम वर्जन देता है, सेम टर्म देता है, तो आपके इसके चिन्ह को यानी जिसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइज, परिमेयीकरण कहते हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय में आप लोग इसे 8-9 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो ये प्लस का सिंबल क्या होगा, बदल जाएगा माइनस। तो माइनस से ऊपर नीचे अगर गुणा करेंगे तो ऊपर वाला क्या देख रहे हैं, ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर ये बताइए कि √7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ 7 लिख दिया गया। उसी तरह √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 मैंने रूट हट जाएगा तो केवल 5 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 7 5 12, 7 5 12, ये 2 √35 हो गया। और दो कॉमन ले लीजिएगा तो ये 6 और ये 35 आएगा। इस तरह से सवाल का जो आंसर होगा 6 माइनस 35 आएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन अगर पूछता है तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपको बहुत ही काम आने वाला है। क्या होगा कि अगर आपसे ऐसे पूछे कि a प्लस बी के फॉर्म में और यहाँ पे प्लस और माइनस 2 √ab अगर हो, इस रूप में अगर कोई सवाल दे रखा हो तो आप इसको डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं a प्लस माइनस √b। ये फॉर्मूला का जबरदस्त प्रयोग होता है। अब आपको करना क्या है, इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में आपको लाना है। तो आप करिएगा क्या, यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि 21 को ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 10 आए। क्योंकि यहाँ पे देखिए a गुणे b है, a गुणे b है और उसी का यहाँ पे जोड़ है। तो इसको ऐसे तोड़ना है, यानी 7 गुणे 3। अगर हम 7 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 10 आ जाएगा, 7 3 10 आ जाएगा। यानी इसको हम लोग इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं कि 7 प्लस 3 और प्लस है तो प्लस लिखिएगा 2 गुणे 7 गुणे 3। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए जोड़िए तो 10 आ गया और 2 √21 आ गया, ठीक है। अब आप समझिए कि इसके लिए हम लोग क्या रखते हैं, √7 और प्लस √2। देख लीजिए किस में आंसर है, √7
√7 और √3, √7 प्लस √3। तो देख लीजिए कि किसमें आंसर है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वह ए होगा। तो ऐसे सवाल अगर दोबारा से अगर मिलता है तो आप डायरेक्ट करिए कैसे कि 7 3 21 7 3 10 यानी 7 और 3, बस यही सवाल का आंसर है। मतलब अगर जिनका जोड़ इसके बराबर हो जाएगा वही सवाल का आंसर होता है। तो आप अगले बार जैसे ये देखिए यहाँ पे 5 3 15 होता है, यहाँ पे 15 होता है, 5 3 8 होता, तो यही आंसर हो जाता। मन इस सवाल के लिए आपका जो ऑप्शन है इसका सवाल क्या बनता, तो 8 और प्लस 2 अगर 15 होता, 2 होता तो आंसर आपका सी आता। तो ऐसे सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां पे देखिए ये जो रूल है इसको बोलते हैं सीडी रूल। इसको क्या बोलते हैं, सीडी रूल। और सीडी रूल बहुत ही जबरदस्त है। सीडी रूल का मतलब होता है कंपोनेंडो एट डिवाइडो। सीडी रूल का क्या मतलब है, कंपोनेंडो एट डिवाइडो। हिंदी में इसको कहते हैं युगांतर नियम। और इसे आप सीख लीजिए क्या है युगांतर नियम, कि अगर कहता है कि a/b बराबर होगा c/d, तो a प्लस बी बटा में a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा में c माइनस डी। जो बच्चे अगर रेशियो पूरा पढ़े होंगे, रेशियो देखे होंगे, तो इस रेशियो के टॉपिक में मैंने इसे अच्छे से समझाया है और इस पे सवाल भी कराया है। आपका रेशियो का वीडियो 2 या 3 में होगा, आप वैसे इसे देख सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है कि ये देखिए ये सीडी रूल के फॉर्मेट में है। अब बताइए, अब इसी को सॉल्व करना है ना, आपको यहाँ सॉल्व करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि x प्लस √3 बटा में दिया x माइनस √3 दिया है, प्लस x प्लस √2 बटा में क्या दिया है, x माइनस √2। मैं लिख बता रहा हूं, नहीं तो एजली बना सकते थे। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में ये दे रहा है कि एक बार जोड़ एक बार घटाव है, एक बार जोड़ एक बार घटाव, एक बार जोड़ एक बार घटाव है। तो आप सीधे ऊपर वाले के फॉर्मेट में चले जाएंगे, यानी इसे लिख देंगे x बटा में क्या, x बटा में √3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस x बटा में √2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे ऐसा। अब आपको करना क्या कि x अगर कॉमन है तो आपको ये क्या मिलेगा, 1 बटा में √3 प्लस 1 बटा में √2 मिलेगा। क्या मिलेगा, अब देखिए x का वैल्यू आपको दिया है 2√6 दिया है, 2√6 बटा में √3 आप प्लस √2 दिया है। और इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा ये √2 आप प्लस √3 और बटा में क्या होगा, √6 होगा एलसीएम आपका। तो देखिए ये और ये कट जाएगा और इसको इससे काट दीजिएगा तो आपको बचेगा क्या, 2। तो मित्रों ऐसे सवाल का जो आंसर होगा हमेशा से 2 होता है। ऐसे सवाल जब भी आए तो समझ लिए कि ज्यादातर इसका आंसर जो होता है वो 2 ही होता है। मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले बार ऐसा गलती ना करें। आप ऐसे सवाल आए तो बराबर सीडी रूल लगाइए और डायरेक्ट ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे ऐसे सवाल अगर आपसे ये पूछता है तो आप देख रहे हैं कि इसके पावर क्या है, इसके पावर क्या है, 2 के पावर 200, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100 और 7 के पावर 50 दिया है। तो मतलब इसके अलग अलग पावर दिख रहा है, इसके अलग अलग पावर दिख रहा है। तो आपको करना क्या है भाई, आपको क्या करना है, तो 2 के पावर दिया है 200, 2 के पावर में एक बार लिखता हूं, 2 के पावर 200, 3 के पावर 150 और 5 के पावर 100 और 7 के पावर क्या दिया है, 50 दिया, ऐसा दिया है। देखिए आपको करना क्या है, इसके पावर का एलसीएम एचसीएफ लेना है। एचसीएफ मतलब होता है क्या है, 900। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, 900 होता है और 900 आएगा 50। तो 50 से सबको काट दीजिएगा, 50 से सबको क्या करना है, आपको काटना है, सबको 50 से काट दीजिए। तो काटिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये 50 चौके 4 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। अब बताइए 2 के 4 का मान क्या होता है, 16, 2 के 3 का मान क्या होता है, 27, 5 के 2 का मान क्या होता है, 25 और 7 के पावर 1 का मान होता है 7। अब ये बताइए कि इनमें कौन सा बड़ा है, कहा जा रहा है व्हिच इज द बिगेस्ट, सबसे इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो 27 है और 27 कौन है, 3 के पावर 150। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वह ए होगा। बिल्कुल समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां सवाल बहुत ही आसान है, ये सवाल बहुत ही आसान है और सवाल में दिया क्या है ये देखिए, यहाँ पे डबल ये नहीं होगा। कह रहा है कि सवाल में बहुत ही आसान क्यों है, क्योंकि अगर आप x का मान अगर 1 पुट कर दीजिएगा तो
एक एक दो हो रहा है, एक एक दो हो रहा है, तो यहां भी अगर एक रख दीजिए, यहां भी अगर रख दीजिए, तो एक का कोई भी घात अगर रखिएगा, एक का कोई भी घात रखिएगा तो एक होगा, और यहां भी 1/1 मतलब एक होगा। तो इस तरह से सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा वो बी होगा, 2 होगा। समझ गए? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल आपको दे रहा है कि कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 6, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट। अब ऐसे समझिए कि इसका आपको मैं रूल लिख देता हूं। इसका रूल क्या होगा, रूल ये होगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है और आपसे पूछ ले कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो a² माइनस 2, ये फॉर्मूला आप लगा के डायरेक्ट बना दीजिएगा। यानी कि आपको करना क्या है, 6 का वर्ग माइनस 2, 36 में से 2 घटाइएगा 34। इस सवाल का जो आंसर आपको ए देना होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे ये जो दिया है घातांक को करने का दिया है सवाल, और आप घातांक करने में इस बात को ध्यान दिए होंगे कि अगर बेस बराबर है तो पावर जुट जाता है, बेस बराबर है तो पावर जुट जाता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 4 और प्लस -3 ऐसा दिया है, किस पे होगा, तो ये होगा 5/7 के पावर पे। और बराबर इधर देखिए कि 5/7 पे कितना दिया है, 5x माइनस का 2 दिया है। अगर आप ये देखिए कि जब दोनों तरफ बेस बराबर हों, दोनों तरफ बेस बराबर हों, तब पावर भी बराबर हो जाता है। यानी 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 4 में से अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा। अब ये 5x माइनस का 2 माइनस इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर 3, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 3/5। तो 3/5, इसलिए सवाल का जो आंसर है वह सी है। बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, सरल है। चलिए देखिएगा कि ऐसा कह रहा है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है, और इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। अतः उस यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब ऐसे सवाल आपको पढ़ने से ही लगा होगा कि भाई बहुत हार्ड है, ऐसे सवाल छोड़ देने में ही भलाई है, लेकिन नहीं, आप क्या क्या छोड़ेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, संघर्ष जरूरी है। हर पल आपको संघर्ष करना है, तभी आपका टारगेट पूरा होगा। देखिएगा, अब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है 450 किलोमीटर का, ये डिस्टेंस है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर कि पहले तो ये बी पहुंचा होगा, बी अगर 10 बजे पहुंचा होगा, मान लेते हैं हमने 10 बजे, तो यहाँ पे ए को कितना टाइम लगा होगा, तो 10:45 लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि उसे 45 मिनट अधिक लगा। अधिक का ये सेंस क्या होता है, अधिक का सेंस क्या होता है, अधिक का सेंस मतलब होता है कि अगर आपको 10 बजे आना है, अगर आप देर कर देते हैं, यानी 10:45 पे आते हैं, तो आपको देर हो गया। अब फिर कंडीशन कह रहा है, फिर से यहाँ पे नया कंडीशन पैदा कर रहा है कि बी की गति 1/4 कम हो गई, जितना उसका चाल था वो चाल क्या हो गई, कम हो गई। अतः उस यात्रा को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय ले लेती है। अब ए जितना समय लिया यहाँ पे, ए के समय तो आप जान ही गए हैं, उससे क्या कर रहता है, उससे समय कितना लेता है। अब बी कितना लेता है, तो 30 मिनट और ज्यादा लेने लगा। अब इसके इंजन में अगर मान लीजिए कि दूसरा दिन आया होगा, ये जो ट्रेन है फिर दूसरा दिन चला होगा, तो उसके इंजन में जब खराबी हो गई, अपनी चाल को कम कर दिया, तो उससे अब कितना लगने लगा, तो 30 मिनट अब ज्यादा लगने लगा। जितना पहले उस समय लेता था उससे भी इसको क्या करने लगा, 30 मिनट ज्यादा लगने लगा। अब आप समझिएगा कि इसको बनाते क्या होंगे। तो देखिए दोनों स्थिति में अगर डिस्टेंस सेम हो, इसका रूल समझिएगा, अगर दूरी सेम हो तो स्पीड का जो रेशियो है टाइम का व्युत्क्रमानुपाती है, ये उल्टा हो जाता है। इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। स्पीड टाइम का उल्टा होता है और टाइम स्पीड का उल्टा होता है। तो पहले अगर इसने कह रहा है ना कि यहाँ पे अपनी जो चाल है 1/4 कम की, यानी 1/4 कम की, मतलब इसकी चाल अगर हम देखें तो इसकी चाल पहले कितनी थी, 4 थी, अब 3 हो गई, यानी इसका समय 3 से 4 हो गया। इसने टाइम कितना रोटेट किया,
पहले इसको 4 टाइम लगता था और पहले इसकी चाल थी 4, पहले इसकी चाल क्या थी 4 थी। अब जब 4 इसकी चाल थी तो समय इसको 3 लगने लगा। अब इसकी चाल एक चौथाई यानी 4 का 1/4 निकालेगा तो 1 आएगा, यानी 4 से उसने 1/4 कम कर दिया तो उसको समय अब 3 लगने लगा। तो जब 3 लगने लगा तो इसका टाइम अब उल्टा हो गया, यानी 4 जब चला तो टाइम 3 लगा और जब 3 चला तो टाइम 4 लगा। यानी इसके चाल में क्या हुआ, जैसे ही चेंजिंग आया तो समय भी चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी 3 से अब 4 टाइम लगने लगा, यानी इसको 1 टाइम बढ़ गया। क्या हुआ, इसको जो टाइम है वो 1 बढ़ गया। लेकिन सवाल में कितना बढ़ गया, तो 45 मिनट जो अधिक लगता था, 45 मिनट ए को अधिक लगता था, उसके जगह अब बी को उससे अधिक लगने लगा। इसका मतलब हुआ कि अब समझिए कि ये 45 से भी यानी 10 बजे जो आता था, बी 10 बजे आता था, अभी 10:45 से भी 30 ज्यादा। यही बात ध्यान दीजिएगा, पहले भी 10 बजे आता था, अब ए 10:45 बजे आता था, अब ए से भी 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। यानी कि अगर ये जो जा रहा है वो 10:75 यानी 45 और 30 जोड़िएगा तो 10:75 पर वहां पहुंच रहा होगा। इसलिए अपने टाइम को कितना बढ़ाया, 75 मिनट बढ़ाया। समझ पा रहे हैं, अपने टाइम को कितना बढ़ाया, तो 75 मिनट बढ़ाया। अब अगर 75 मिनट बढ़ाया तो आप समझिए इसका जो ओरिजिनल टाइम होगा, इसको 75 से गुणा करें तो 75 या 225 मिनट, यानी कि बी का समय आपको निकल गया कि बी का जो समय है वो कितना है, तो 225 मिनट है। बी का समय है कितना निकल गया, 225 मिनट है। अब आप समझिएगा यहाँ पे कि बी अगर पहले इसकी जो चाल थी, पहले बी की जो चाल थी वो 4 थी, तो जब 4 की चाल से चल रहा था तो इसको 225 मिनट लग रहा था। तो आपसे इस सवाल में क्या पूछा कि ए का चाल क्या होगा, तो हम यहां से निकालेंगे कि ए का समय क्या होगा। ए का समय निकालेंगे तो 225 समय लग रहा था, उससे 45 मिनट इसको ज्यादा लग रहा था, यानी कि अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 270, यानी 270 मिनट लगेगा। यानी ए को अब कितना लगेगा, तो 270 मिनट लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम निकालेंगे अब एक ही चाल, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी और बटा में टाइम होता है। तो आप देखिए कि दूरी कितना है, 450 है, और टाइम कितना है, 260 मिनट है, 270 मिनट है। तो इसको आपको क्या करना होगा कि सेकेंड में या घंटा में तो बदलेंगे ही, इसको क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे या तो घंटा में बदलेंगे। तो अगर मिनट है और ऊपर वाला किलोमीटर में दिया है, ये जो दिया है किलोमीटर में दिया है, तो इसको भी घंटा में बदल लीजिए। कब, जब 60 से भागा देंगे तब। ठीक है जी। अब आप समझिएगा यहाँ पे कि ये 0 से 0 कट गया। अब आप इसको काटिए, यहाँ पे ये देखिए, ये काटिएगा तो 9 से काटिएगा अगर, तो 9 5 45 यानी 50 आएगा, ये 9 3 27 होगा क्या। अब 3 दूना 6, अब ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझ पाए, देखिए बहुत ही आराम से समझिए। कुछ बच्चों के यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा, मैंने ये कहा आपको, मैं पूरा इसलिए तो टाइम लिखा हूं कि फिर से एक बार कोशिश करिएगा कि ये दूरी जो है 450 है, और बी अगर वहां 10 बजे पहुंचता होगा तो उसने कहा कि ए को 45 मिनट ज्यादा लगता है। तो जब ए को 45 मिनट ज्यादा लगता है तो इसका मतलब हुआ कि ए 10:45 पे पहुंचता होगा। लेकिन कहा यहां पे, ये कहा क्या कहा कि अब जब बी के इंजन में खराबी हो गया तो अपने चाल को 1/4 कमी कर दिया, इस वजह से इसको अब ए से 30 मिनट ज्यादा लगने लगा। तो ये अगर 10:45 पे पहुंचता था तो ये कितना पे पहुंचेगा, 10:75 पे पहुंचेगा। 45 में 30 ऐड कर दीजिएगा। तो अब ये समझिए कि अब यहां से जाते हैं, एक हमने यहां पे सूत्र लगाया, और ये सूत्र क्या है कि अगर दूरी सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, उल्टा होता है। अब यहां पे देखिए कि अगर हम मान लें
कि बी की चाल पहले 4 थी, एक चौथाई कम हो गया, तो उसकी चाल कितनी हो गई? 3 हो गई। जब 3 हो गई तो हम करेंगे क्या करेंगे कि अब उसके टाइम में कितना हो गया? टाइम इसका रोटेट हो गया। अब जब यहाँ पे 4 से 3 हो गया तो टाइम अब 3 से 4 हो गया, मतलब कि 1 यूनिट इसको ज्यादा समय लगने लगा। लेकिन सवाल में कितना ज्यादा लगने लगा? 75 मिनट ज्यादा लगने लगा। तो अगर रियल चाल से चला होगा तो टाइम इसको कितना लगेगा? तो 3 गुणे 75 करेंगे तो 225 मिनट। यहां समझिएगा कि बी का टाइम हमें निकल गया 225 मिनट। अब ए का समय निकालिएगा, तब बी के समय से इसको पहले 45 मिनट क्या लगता था? ज्यादा लगता था, इसलिए यहां पे इसको 270 मिनट लगेगा। अब एक ही जब चाल निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। अब आपको 270 हो गया, ये तो 450 में 270 से भागा दे दीजिएगा तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। निश्चित रूप से अब ये सवाल थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए आपको मैंने दोबारा से फिर से समझा दिया। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए फिर से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, ये कहा क्वेश्चन कि यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि मिश्रण धन 12,000 रुपया है तो चौथे वर्ष के बाद ये राशि क्या होगी? आपको अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है? तो 12,000, और ये हर साल कितना बढ़ता है? तो 12% ये बढ़ रहा है। तो अगले साल देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो ब्याज होता है वह चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा मिश्रधन पर ही बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया 1 साल के बाद 105 रुपया हो जाता है, तो अब 105 रुपये पर फिर 5% बढ़ता है। तो ऐसे समझिए कि हमेशा मिश्रधन पे बढ़ता है। तो आप इसका 12% निकाल दीजिएगा, तब 12 बरहम 144 यानी एगो दूगो जीरो यानी 1440, यानी 12,000 में आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा 1440, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर क्या आ जाएगा? यानी 13,440, 13,400, यानी 12 बरहम 144, यानी जो अगला जो ब्याज होगा वो 1440 रुपया होगा। अगर 12,000 में आप 1440 जोड़ देंगे तो आपका जो है अगला मिश्रधन आ जाएगा 13,440। यही सवाल का जो है आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू आर की औसत वजन कितना दिया है? 71 किलोग्राम। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ दे भाई कि P प्लस Q प्लस R तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो 71 गुणे 3 यानी कि 3 और 7 तिरिके 21 मिलेगा। अब कह रहा है कि P और Q का औसत वजन 66 है, तो अगर हम P प्लस Q का वजन जोड़ देंगे तो 66, यानी 66 में यहाँ 2 लोग हैं तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी 12, 1 13 होगा क्या? अब इसके बाद आगे दिया है कि Q और R का औसत वजन, Q और R का औसत वजन कितना है भाई? तो यहाँ पे कह रहा है कि 76.5 गुणे 2, क्योंकि 2 लोग हैं तो इसका योग अगर हम करेंगे तो 75 गुना 150 और 1.5 दूना 3, 100 कितना आ जाएगा? 53। अगर हम इसमें पूरे को जोड़ लेंगे, यहाँ पे पूरे को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा? P प्लस Q प्लस R और एगो और Q मिलेगा क्योंकि Q डबल है। अभी जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 3 2 5, 5 3 8, यानी 285 होगा। अब आप देखिए कि PQR का मान दिया है, PQR का मान दिया है, तब Q का मान निकल जाएगा, यानी 285 में से क्या घटा देंगे? 213 घटा देंगे तो ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, यानी कि आपका जो आंसर होगा वह 72 होगा। क्या होगा? आपका आंसर होगा वो 72 होगा। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताइएगा, कहीं दिक्कत नहीं आपको होने वाली। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल 24 मिनट में खाली कर सकता है। भाई यहाँ है जो खाली कर सकता है। यदि टंकी का 2/3 पहले से भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? अब देखिए, 2 नल है, जो पहला पाइप है और ये दूसरा पाइप है। एक पाइप की जो टाइमिंग है वो 16 मिनट लेता है और दूसरा क्या करता है? 24 मिनट लेता है। तो इसका कार्य कितना होगा? 48,
और इसकी इफिशियंसी क्या आएगी, 3 ये भरता होगा और ये 2 खाली करता होगा। यानी कि आपको निकल गया कि आपका जो भराव है 1 मिनट का जो कार्य है कितना हुआ, तो 1 मिनट में केवल एक ही कार्य हो रहा है। 1 मिनट की जो कार्य हुआ वो एगो कार्य हो रहा है। अब आप ये बताइएगा कि कह रहा है कि यदि टंकी का 2/3 पहले से भरा हो, तो अब तो भरना 1/3 है, तो टंकी का 1/3 कितना होगा, यानी 48 का 1/3 निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16। तो आपका जो शेष कार्य है इसको हम क्या बोलेंगे, तो शेष जो कार्य है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 काम करने का समय क्या हो जाएगा, तो 16/1 यानी कि 16 मिनट, यही सवाल का आंसर होगा। तो ये तो बहुत ही एकदम आवाज बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता सवाल हुआ। चले फिर अगला क्वेश्चन देख ले। करे कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। भाई चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी आप लिख लीजिएगा कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। यानी 2 लंबाई और चौड़ाई आप जोड़ लीजिए, 5 और 4 जोड़िएगा, 5 प्लस 4 और ऊंचाई आपको 3 है। तो ये 5 4 9 दूना 18, 18 3 54, यानी सवाल का जो आंसर होगा वह क्या होगा, 54 वर्ग मीटर होगा। कितना होगा, 54 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर पर कह रहा है साधारण ब्याज की दर कितनी है। ये आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज की दर कितनी है कि जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। यानी रेट बराबर आपको याद भी होगा n-1 इंटू 100 बटा में टाइम होता है। यही आपका क्या होता है, रेट परसेंट होता है। चलिए बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर दे रहा है कि कोई धनराशि 3 गुना हो रहा है, तो 3 - 1 करिएगा इंटू 100 और बटा में 50। अब आप समझिएगा कि 50 दूना 100 और यहाँ तो 2 आया, ये 2 आया, तो 2 दूना 4, यानी आपका जो रेट आ गया वो कितना आ गया, 4% आ गया। ये बहुत ही आसान, ये हर बार सवाल पूछा जाता है, तो आप ऐसे सवाल इजिली बना लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये आपको थोड़ा सा झेलाया होगा, टाइम लिया होगा। कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 594 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या दिया है कि एक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तथा उसका आयतन दे रखा है 1336.5 घन सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है। यहां पे आपको दे रखा है कि बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है। अब आपको ये समझिएगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जिसको हम कहते हैं 2πRh। अब 2πr वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह सूत्र क्या होता है, 2πRh, और 2πRh आपको दिया कितना है, 594 वर्ग सीएम दिया है, वर्ग सीएम दिया है। और आपको इसका आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है, तो πr²h, आयतन होता है πr²h, यानी 1336.5 ये घन सेंटीमीटर है दिया है। अब आपको करना क्या है कि यहां तो ऊंचाई पूछा है और ऊंचाई के लिए हमें देख लीजिए कि r चाहिए और r का मान निकलेगा कैसे। तो हम r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको हम भागा कर देंगे। यानी πr² में अगर हम भागा कर दें 2πRh का, तो भागा करने पर क्या मिलेगा, ये देखिए ऊपर वाला लिखेंगे। यहां पे क्या दिया इसका 1336.5 दिया है, 1336.5 और बटा में क्या हो जाएगा 594। ठीक है, 594 हो जाएगा। अब चीजों को समझिएगा आसानी से। यहां देखिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कटा दीजिएगा। अब आपको देखिए यहां पे क्या है कि जो r डबल है तो एगो r कट जाएगा, तो आपको r केवल एगो बचेगा। अब इसे कटाइएगा। यहां पे आपको करना क्या है कि 10 लिख लीजिए, दशमलव हट गया, दशमलव हट गया। अब आपको करना क्या है कि पहले आप इसको 5 से कटा दीजिए। चलिए 5 से कटाते हैं। ये 2 5 10, अगर इसको हम 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटाने के बाद कितना आएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30,
5 साते 35 और 5 तिहाई 15, ये हो गया ये। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है कि ये देखिए 2 से ये तो 2 कट गया। अब आप क्या करिएगा कि 5 4 9, ये भी हो रहा है 18, यानी 9 से कट रहा है तो इसको 9 से कटा दीजिए, इसको 9 से कटा दीजिए। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 बच गया, 9 9 81, 81 तो 9 7 63, इसे 9 से कटाएंगे तो 9 6 54, 9 6 54, ये 66 बार में कट गया। अब आपको क्या करनी है, फिर से देखिए और ये कट रहा है तो कटाइए, 11 से कट रहा है, 11 से कटा दीजिए, 11 6 66, और ये कितना हो रहा है 11 दूनी 22, 11 7 77, ये देखिए फिर से कट रहा है, ये 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 9 3 27, यानी आपको जो आया आर का मान, यानी आर का जो मान आया, इसलिए आर बराबर क्या आ गया, तो 9/2, यानी आर का जो मान मिला वह 4.5 मिल गया। आर का मान कितना मिल गया, 4.5। अब आपको मान तो ऊंचाई निकालनी, एच का मान निकालना है, तो एच का मान निकालने के लिए पहला वाला में रख दीजिए, तो 2 यहाँ पे लग रहे हैं, इसमें 2 हो गया, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होगा। इसके बाद आपको आर का मान यहाँ पे पता हो गया, आर का मान हो गया 9/2, और यच तो आपको निकालना है और दिया है 594, ठीक है। देखिए अब आप ये समझिएगा, यहां से ये 2 से 2 कट गया। अभी आपने इसको 9 से एक बार काटा था, यहां एक बार आपने इसको 9 से काटा था, तो फिर से आप 9 से काट लीजिएगा, तो 9 से काटिए, 9 6 54, 9 6 54, ये 66 बार में कट जाएगा। अब 22 तिहाई कितना हो जाएगा, 66, तो आपका जो यच का मान निकल गया कितना, 7 × 3, यानी 7 3 21, यानी सवाल का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 21। तो आपका यही ऊंचाई है और यही सवाल में पूछा है कि सवाल की ऊंचाई क्या होगी। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा देखिए, जब भी एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन हो जाता है, आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं होता, दूसरा कोई लॉजिक नहीं होता। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाती है और आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में लौट आती है, तो दरिया में जल का वेग क्या होता है। कहने का मतलब है कि दिशा में जाती है और विपरीत आ जाती है, आने जाने में इसको टोटल 3 घंटे लगते हैं। तो कितना दूरी होगा, मान लेते हैं कि दूरी कितना होगा, तो आपको दूरी दिया है d बराबर 12 किलोमीटर दिया है, यानी 12 किलोमीटर जाती है और 12 किलोमीटर आती है। क्या इक्वेशन बनाएंगे इसका, तो 12 बटा में देखिए 9 और प्लस x, क्योंकि जब जाएगा तो जल का वेग उसमें काम करेगा, यानी जो पानी का वेग है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 + x हो जाएगा, और आएगा तब 12 बटा में 9 - x हो जाएगा, और आने जाने में इसको 3 घंटा लगा। इससे सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन का यहाँ प्रयोग करिए और फटाक से इसका उत्तर दे देंगे, नहीं तो थोड़ा सा लफड़ा बढ़ सकता है। देखिए अगर ये 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 रख रहे हैं तो 9 3 12 कट गया, यहाँ 1 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 रख देते हैं, 3 रख देंगे तो ये 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे 3 घट जाएगा, 3 घट जाएगा तो ये 6 होगा, तो ये 2, तो 2 + 1 3 आ जा रहा है। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वह क्या होगा, बी होगा। समझ पाए क्या। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं कि अंडों के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपया में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की क्या कीमत थी। देखिए अगर कभी भी ये 2 सवाल पूछ लेता है बराबर कि मूल रूप से, यानी प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य, तो कभी भी आपको वर्तमान मूल्य बताना होगा कि वर्तमान मूल्य क्या है। तब वर्तमान मूल्य बनाने के लिए आप x/100 लिखिएगा प्रतिशत गुणे m/n। देखिए m क्या है, x जो है, x तो प्रतिशत को रिप्रेजेंट कर रहा है, यम जो है खर्चा, यम क्या है, खर्चा बता रहा है कितना खर्च हुआ, और यन बता रहा है इसकी मात्रा, यन किसको बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आपको अगर आरंभिक मूल्य बताए, आपको आरंभिक मूल्य पे जाना है
कि इसका आरंभिक मूल्य क्या होगा। तो क्या करिएगा, अब यक्स 100 यहाँ पे प्लस माइनस यक्स करिएगा, गुणे फिर यम बाई यन। इस दो सूत्र से आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आरंभिक पूछा है तो x का मान हम लोग लिख देते हैं कितना 25, और यहाँ 25% की गिरावट आई तो 100 माइनस 25 करेंगे, 100 माइनस 25 करेंगे और गुणे क्या करेंगे तो 162 बटा में कितना, तो 2 किलो दर्जन, मतलब 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बस इसे सॉल्व करिए। देखिए 25 नीचे 75, तो 25 तिहाई 75, ये 3 आ गया, ये 3 दूना के 6 हो गया, इसको मिलाइएगा तो 6 हो गया, तो 6 दूनी 12, 6 साते 42, यानी ये 2 है, ये आपको 2 है। इसका उत्तर क्या आ गया, तो 27 रुपया प्रति दर्जन इस सवाल का आंसर हो गया। तो ये दोनों सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी ऐसा आए तो आप इजीली और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल जो आपको एक ग्राफ से था, और ग्राफ के सवाल भी आपने किया ही होगा। देखिए ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर डाटा सही हो तो हर तरह से आप बना सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट भी 2 टाइप का होता है, एक परसेंटेज रिलेटेड और एक डिग्री रिलेटेड। तो पहले ये तो सवाल परसेंटेज रिलेटेड है, और आपको यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है कि पाई चार्ट में अध्ययन करने पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है कि विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्डों से खर्च किए गए धन का कुल भाग दिखाया है। कितना दिखाया है, तो दिया है आपको 20,555 करोड़। कितना दिया है, 20,555 करोड़ आपको यहाँ पे दिया है। तो ये बैंकों ने क्या किया, आपको खपत किया है। अब आपका ये पहला सवाल देखिए होता क्या है। पहला सवाल इसमें दे रहा है इसका कि अगर ये कुल धन दे रहा है इतना करोड़ है, तो उसमें से स्टेट चार्ज बैंक का भाग कितना होगा। कह रहा है स्टेट चार्ट कोई बैंक है, इसका भाग कितना होगा, इसमें कितना रुपए का खर्च किया गया। तो आपको कितना निकालना है, तो आपको इसका यानी कि 20,555 का आपको निकालना है, कितना है 15% निकालना है। क्या निकालना है, 15% निकालना है। तो गुणा कर दीजिए ऊपर में 15 का, क्योंकि खाली दशमलव लगा दीजिएगा आप, तब 15 पाँचे 75 के 5 हासिल लगा 7, अब 15 पाँचे 75 और 7 हो जाएगा 75, 7 82, 82 के 2 हो जाएगा, हासिल लगा 8, 15 पाँचे 75, अब 75 5 80, 3 83 के 3 हासिल 8, अब 15 20 पाँचे कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, यानी 300, यानी 308 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 308। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा, 3083.25। तो 3083 समथिंग आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से समथिंग उत्तर भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3083 करोड़ रुपया है। कितना है, 3083 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल आप बढ़िए। देखिए कहा है कि HSBC कार्ड तथा स्टेट बैंक कार्ड द्वारा किए गए खर्चों का अनुपात कितना है। तो इसके लिए कोई परसेंट मत निकालिए, ये देख लीजिए कि इस कार्ड यानी जो H जो है इसका कितना दिया है, तो ये 9% दिया है, और पूछा है आपको अनुपात। और दूसरा क्या दिया, स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक क्या है भाई, तो स्टेट बैंक यहाँ है, तो ये कितना है भाई, तो ये 12% है। और दोनों को जब अनुपात में कर दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा 3:4। कितना आ जाएगा, 3:4। यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख रहा है कि स्टेट बैंक कार्ड तथा ICICI कार्ड दोनों के द्वारा किए गए खर्चा। तो स्टेट बैंक कार्ड ये हो गया, इसके बाद IC यानी 12 ये कितना हो गया, 24% हो गया। 12 24% हो गया। तो आपको कितना निकालना होगा, 20,555 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 24% निकालना पड़ेगा। 12 24% निकालेगा। तो ये देखिए 24 दूनी 48, लगभग आएगा वह 40 से भी ज्यादा आएगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ये 24 दूना 48 मतलब कि 4,800 कुछ समथिंग आएगा, यानी 4,800 कुछ समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए तो हम लोग फिर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा कह रहा है कि 3 के पावर 12 के गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
अब आपसे ये कह रहा है कि 3 के पावर 12 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो 3 के पावर अगर 12 है तो इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो 3 के पावर, ध्यान दीजिएगा, यानी 3 के पावर 1 भी होगा, 3 के पावर 2 भी होगा, 3 के पावर 3 भी होगा। ऐसे करते करते कितना होगा, 3 के पावर 12 तक होंगे। ये सभी इनको अगर गुणा करेंगे तो पावर जुट जाएगा। यानी आपको 3 के पावर 1 2 3 कहाँ तक जोड़ना होगा, 12 तक जोड़ना होगा। तब 12 तक जोड़ना है तो सूत्र लगा दीजिएगा, 12 गुणे 13 अब बटा में 2, यानी कि ये 6, 13 छक्के 78, यानी 3 के पावर 13 छक्के 78। ये सवाल का आंसर जो होगा वह ए होगा। ठीक है, ये सवाल मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया हूं। अगर आप नए हैं या लगता है कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर प्लेलिस्ट में जाइए और नंबर सिस्टम निकाल लीजिएगा। और नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर टॉपिक में ये सवाल भी है और वहां से मैंने पढ़ाया भी हूं, तो आप उसको आराम से अच्छे से पूरे मैटर को आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21। यहां पे कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई और तो कंडीशन ही नहीं, खाली गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ए होगा। सभी लोग बना लिए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भाई ये सवाल आपसे दे रहा हूं, ये सवाल दे रहा हूं तो इसका योग का एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखा है। क्या लिखा है कि लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, और फिर से लिखिएगा लास्ट माइनस फर्स्ट आप प्लस कॉमन डिफरेंट डी आप बटा में 2 इंटू डी लिखिएगा। ये फॉर्मूला हमने सम ऑफ नंबर भी पढ़ाया है, उसमें भी लिखा हूं। तो आप यहां पे देखिएगा कि 100 प्लस क्या हो जाएगा 25, और इसके बाद 100 माइनस 25, और कॉमन डिफरेंट क्या है तो 1 का है। अब 2 गुणे 1 करिएगा, 2 गुणे 1 लिखिएगा तो आपको ये कितना मिलेगा। तो 125 गुणे ये 75 1 76, 76 बाई 2 इसको काटिएगा तो 38, और 38 से 125 में गुणा करिएगा तो आ जाएगा 47 50। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे आपको ये क्या दिया है, ये जो दिया है रेकरिंग डेसिमल का सवाल दिया है 0.3 और 1। ये बिंदु भी है जो रेकरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर रेकरिंग है तो आपको क्या लिखना है 31 बटा में 99, और इस सवाल का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे दिया है कि 21 के पावर 17 और प्लस 13 के पावर 17 को 17 से भागा देंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आप देखिए इसके बेस के योग से 17 में भागा दीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 34, 34 में भागा 17 कर दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वह क्या होगा, ए होगा। ये सभी चीज मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको पूरा नंबर सिस्टम का मैंने लगभग 27-28 वीडियो बनाया हूं और उसमें एकदम इजीली और बाय टाइप शेड्यूल में पढ़ाया हूं। ये सभी चीज आपको नंबर सिस्टम में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये सवाल दे रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। 30 मिनट में कुल कितनी बार एक साथ बजेगी, यही सवाल आपसे पूछा है। तो पहले ऐसे सवाल का आपको क्या करना होगा, 2 4 6 8 10 12 का आपको लिखना होगा एलसीएम, और इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 120 सेकंड आ जाएगा। यानी 120 सेकंड बराबर होता है 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट में क्या करती है, बजती है। तो जो संख्या होगी यानी बजने की जो संख्या होगी वो क्या करिएगा 30 बटा में 2 और प्लस 1 करिएगा, यानी 15 प्लस 1 यानी ये 16 बार होगा। ये 16 बार बजेगी एक बार। अब ऐसे लोग पूछता है कि भाई 16 बार क्यों बजेगा। देखिए 16 बार इसलिए बजेगा, 16 बार इसलिए बजेगा कि देखिए क्योंकि एक स्टार्टिंग टाइम ऐड हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग बार एक बार बजा होगा वहां से काउंट हो रहा होगा। स्टार्टिंग जैसे हमें ये अगर देखना होगा कि बीच में जो ये कितने गैप हैं, 3 गैप हैं, तो लेकिन अब अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 तो चारों हो रहा है, यानी स्टार्टिंग को ले रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ है, आप ध्यान इसे दीजिए। ऐसे करके सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरह का कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोगों ने फास्ट तरीके से भी सीखा, जल्दी जल्दी सीखा। और अगर आप बेसिक से जुड़ना चाहते हैं
तो नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए और यहां से देख सकते हैं। और फिर आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।